लेक्चर नंबर 15 है। कल हमने जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस और ट्रांजिशंस जो है उनको स्टडी किया था। उसके अंदर एक पोर्शन रह गया था कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो वो आज हमने जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं वो स्टडी करनी है। और कल मैंने आपको इनकी टाइप्स जो हैं वो बताई थी कि हमने जोन सी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं और एक रिडबर्ग ट्रांजिशंस जो हैं वो होती हैं। तो इनको हमने स्टडी करना है। तो नंबर 1 के ऊपर जो है वो हमने स्टडी करनी है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो ऐसी ट्रांजिशंस के जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स के अंदर अकर करती हैं, जो भी हमने पिछली जितनी ये ट्रांजिशंस पढ़ी हैं, ठीक है, कि जब एक एटम जो है वो लोअर लेवल से उठकर अपर लेवल में जाता है और अपर लेवल में स्टे करने के बाद वो निचले लेवल में वापस आता है, तो ये जो ट्रांजिशंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। और ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम तक जो होता है उस तक महदूद नहीं होती ये ट्रांजिशंस जो हैं, ये जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट्स उन सब में ये ट्रांजिशंस हो रही होती हैं। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट एटम है इसलिए हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं इस ट्रांजिशन को, ठीक है। तो ट्रांजिशंस like those of the हाइड्रोजन एटम। अब जो हाइड्रोजन एटम के अंदर ट्रांजिशंस होती हैं आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो इनको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं उसका नाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि बिकॉज दे इन्वॉल्व, क्योंकि इनके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती हैं इलेक्ट्रॉन्स मूविंग बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं ये मॉलिक्यूल्स में भी अकर कर सकती हैं और ये एटम्स के अंदर भी अकर कर सकती हैं, दोनों में ये अकर करती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में अकर इन मॉलिक्यूल्स आर एटम्स। ये मॉलिक्यूल्स या एटम में अकर कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस लेज़र्स के अंदर होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं, यानी कि एटम्स के अंदर होती हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांजिशंस की वजह से नहीं होता।
लेज़र जो प्रोड्यूस होती है वो जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं उसकी वजह से लेज़र जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि ऑल दो मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं इधर डालें लेज़र ट्रांजिशंस आर इन एटम्स। ये एटम्स के अंदर अकर करती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं इसमें ये पॉइंट नोट कर लें कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, यानी इलेक्ट्रॉनिक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में हो रही होती हैं, कैन हैव सिग्निफिकेंटली, कि इनके पास जो है वो सिग्निफिकेंटली हायर एनर्जीज होती हैं यानी कि ज़्यादा एनर्जीज होती हैं इफ़ दे इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन शेल्स। इफ़ दे इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन शेल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के शेल्स हों दैट लाई इनसाइड, जो कि लाई करेंगे इनसाइड द वैलेंस शेल ऑफ हैवियर एटम। वैलेंस शेल ऑफ हैवियर एटम्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हैं इनकी ज़्यादा यानी कि हायर एनर्जी होती हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं जो लाई करते हैं इनसाइड द वैलेंस शेल ऑफ हैवियर एटम। वैलेंस शेल, अब आपको पता है कि वैलेंस शेल कौन सा होता है, कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, यानी कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी इन ट्रांजिशंस की कहाँ पर होती है, वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब वो आप एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल से उठकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो यहाँ पर लेज़र के अंदर भी जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, वो वैलेंस शेल्स के दरमियान में होते हैं, और ये हायर एनर्जी लेवल्स होते हैं ये जो वैलेंस शेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहली किस्म की एक ट्रांजिशन हो गई, फिर हम इसी की सारी डिटेल जो है वो पीछे पढ़ते रहे हैं। दूसरी किस्म की जो ट्रांजिशन है उसको हम कहते हैं रिडबर्ग ट्रांजिशन। ये सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन है। अब अगर आपके पास बहुत हाई लाइंग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हों, जैसे लेवल 18-19 है हाइड्रोजन का, और ये एक दूसरे से क्लोजली स्पेस्ड हो, यानी कि हायर के ऊपर चले जाएं, 18-19 तक चले जाएं, और वो लेवल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड हों, तो फिर इनके दरमियान ट्रांजिशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी। लेकिन उन ट्रांजिशंस को जब वो ट्रांजिशन इन्वॉल्व होंगी तो उनको इसके लिए लिटिल एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। इसका मतलब ये है कि आप सपोज करें कि अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, मैं निचले लेवल नहीं बनाता, मैं ऊपर कहीं चला जाता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि ये कोई 18वां, उसके आगे ये कोई 19वां, उसके आगे 20वां। अब इनके दरमियान में अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी तो ये शेल्स क्या हैं, ये एक दूसरे के
क्लोजली स्पेस हो गए हैं, एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं। तो जब एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस एनर्जी लेवल से उठ के इसमें जाने में या इस एनर्जी लेवल से उठ के इसमें जाने में इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो लिटिल एनर्जी के साथ ही ये ट्रांजिशन जो है वो कर लेते हैं। तो जो इस किस्म की ट्रांजिशंस होती हैं, हाई एनर्जी ट्रांजिशंस जो होती हैं उनको आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का नाम देते हैं, और जो लो एनर्जी ट्रांजिशंस होती हैं उनको आप रिडबर्ग ट्रांजिशंस जो हैं उसका नाम देते हैं। ठीक है, तो हम फिर इसको ये कह सकते हैं कि वेरी हाई लाइंग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स से लेवल्स 18 एंड 19, कोई 18 या 19 जो लेवल्स हैं of hydrogen are spaced so closely, ये एक दूसरे के इतने करीब होते हैं that transition between them इन्वॉल्व के जो ट्रांजिशन होती हैं इनके दरमियान में वेरी लिटल एनर्जी, तो ये बहुत लिटल एनर्जी के साथ ही मूव कर जाते हैं विद वेवलेंथ्स in far infrared region. Infrared, far infrared, microwave or even radio frequency range. These are called Rydberg transitions. तो इनको हम रिडबर्ग ट्रांजिशंस का नाम देते हैं। अब आप देखें कि ये मैंने जो यहाँ पर लिटिल एनर्जी इन्वॉल्व कर रहा है, तो अब ये मैंने कितने लिखे हैं, फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है। ठीक है, इनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, फ्रिक्वेंसी और एनर्जी कम होती है। ठीक है, यानी कि अगर रिडबर्ग ट्रांजिशंस हो रही हो दो लेवल्स के दरमियान में जो क्लोजली स्पेस्ड हैं और लाई कर रहे हैं हायर के ऊपर फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उसमें ये वेव्स या ये रेडिएशंस उस एटम के अंदर से एमिट होंगी। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी ही कम चाहिए, तो वो जितनी एनर्जी लेगा उतनी एनर्जी को ही एमिट करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस किस्म की जो ट्रांजिशंस हैं इनको आप रिडबर्ग ट्रांजिशंस का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, they are not likely under
normal conditions. Because few atoms have electrons in such higher levels. ये डाल लें हायर एनर्जी लेवल्स, which are barely bound to atom. ठीक है जी, तो ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर फ्यू एटम्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बहुत हायर एनर्जी स्टेट्स के होते हैं, यानी कि जिनका न्यूक्लियस से फासला बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा अकर नहीं करती। इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं वो चूँकि वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में हो रही होती हैं और वो लोअर जो निचली एनर्जी स्टेट्स होती हैं जो कि न्यूक्लियस के करीब होती हैं, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा ट्रांजिशंस जो हैं वो पॉसिबल होती हैं। इसमें जो ऊपर लेवल्स हैं इनके अंदर ये प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होती है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लाई कर रहे होंगे, इसलिए ये रेयरली ये ट्रांजिशंस जो हैं वो अकर करती हैं। और ये जो आपके पास ये वाले लेवल्स हैं ये कोई इतने बेयरली बाउंड भी नहीं है इस न्यूक्लियस के साथ, जारी बात है इनका फासला ज़्यादा है, तो इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कोलम्बिक अट्रैक्शन, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये तो एटम की बात होगी इसी के अंदर रिडेबर्ग ट्रांजिशन में। Molecules have two other set of quantized energy. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास भी दो सेट्स हैं क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स के, विद लोअर एनर्जी, जिसमें हमारे पास जो है वो लोअर एनर्जी देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब वो दो सेट्स कौन से एनर्जी के हैं इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ट्रांजिशंस हो रही हैं उनके भी दो सेट हैं, और उन दो सेट्स की जो एनर्जी है वो क्या होगी, वो लोअर होगी विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी से वो कम होगी। ठीक है, अब वो दो सेट्स कौन से हैं उनको हमने स्टडी करना है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। यानी कि पहली बात तो ये यहाँ पे कंफर्म होगी कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होगी उनकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, उनकी एनर्जी एटम्स के मुकाबले में कम होगी। तो हम देखते हैं इनको। पहले नंबर पे जो है वो है वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस। ठीक है, फर्स्ट पे आ जाएंगी वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस।
ठीक है, इसको देखते हैं कि ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस क्या होती हैं। हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट भी करते हैं, ठीक है, वो रोटेट भी करते हैं। इसी तरह एटम्स के अंदर भी, ये आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है उनको पढ़ा हुआ है पहले, ये सारी जो है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस, ये जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हैं ये अकर करती हैं बिटवीन डिफरेंट ठीक है, जो डिफरेंट हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट वाइब्रेशनल levels of same atomic same electronic state, एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के, ठीक है जी। तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन अकर करती हैं डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स के दरमियान, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल है, लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है वो एक है। यानी कि उनके अंदर जो एटम्स होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम होता है ना, उनके अंदर जो एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट उन वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर एक है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस। तो ये जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हैं ये इन्वॉल्व करती हैं, ये इधर बोर्ड लगा लें इसको, ट्रांजिशंस इन्वॉल्विंग ट्रांजिशंस जो इन्वॉल्व करती हैं वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, जिनके अंदर एटम्स की वाइब्रेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर अब इनकी जो वेवलेंथ्स हैं हैव वेवलेंथ्स, यानी कि इनके पास जो वेवलेंथ्स है, ये जो ट्रांजिशन होंगी, जो वेवलेंथ्स निकलेंगी ऑफ ए फ्यू टू टेंस ऑफ माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो ये जब ट्रांजिशंस होंगी तो वेवलेंथ जो निकलेंगी वो फ्यू टू 10 ऑफ माइक्रोमीटर में, अगर 10 के भी माइक्रोमीटर्स का फ्यू होगा, ठीक है, तो ये बड़ी कम वैल्यू होगी। लेकिन जो रोटेशनल ट्रांजिशंस हैं जो दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास आती हैं, रोटेशनल ट्रांजिशंस, ये इसके अंदर दूसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं रोटेशनल ट्रांजिशंस। तो रोटेशनल ट्रांजिशन जो हैं, रोटेशनल ट्रांजिशंस
occur mostly between rotational levels of same vibrational state. तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट थी, ठीक है। अब ये कौन सी आ गई? वाइब्रेशनल स्टेट। ये जो वाइब्रेशनल स्टेट है उसके अंदर जो लेवल्स हैं उनके दरमियान में जो ट्रांजिशन होती है उसको हम रोटेशनल ट्रांजिशन जो है उसका नाम देते हैं। तो ये ट्रांजिशन जो हैं दोज इन्वॉल्विंग, अब ये ट्रांजिशन जो इन्वॉल्व करती हैं रोटेशन ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल की रोटेशन इसमें कंसिडर की जाती है। टिपिकली कॉरस्पॉन्ड टू और ये कॉरस्पॉन्ड करती है टू वेवलेंथ of at least 100 micrometers. हंड्रेड माइक्रोमीटर्स तक, वो थी 10 की माइक्रोमीटर तक, ये 100 की माइक्रोमीटर्स तक है। अब लेजर एक्शन जो है ये अकर कर सकते हैं इन बोथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस, ठीक है। लेजर एक्शन कैन अकर इन बोथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस। वाइब्रेशनल और रोटेशन ट्रांजिशंस दोनों के अंदर अकर कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये किसके अंदर अकर करता है? इलेक्ट्रॉनिक। इनमें भी हो सकता है, वो भी आगे हम जब मॉलिक्यूल वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी लेज़र जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये अकर जो हैं वो कर सकते हैं। अब ट्रांजिशन जो होती हैं ट्रांजिशंस इनटू आर more types of energy levels। अब जो ट्रांजिशंस हैं दो या दो से ज़्यादा टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स में कैन अकर एट वंस, वो एक ही दफ़ा हो सकती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो एक, यानी कि एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन जाएगा और वापस आएगा, वो एक ही दफ़ा एक अकर करेगी। ये नहीं है कि एक ही टाइम पर बहुत सारी ये वाली ट्रांजिशन जो है वो अकर कर रही हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर एक लेवल से उठकर ऊपर जाएगा, ठीक है इसमें। लेकिन जो हमारे पास है ये मॉलिक्यूल है, a molecule
कैन अंडरगो, मालिक्यूल जो है वो अंडरगो जा सकता है अ वाइब्रेशनल एंड ए रोटेशनल ट्रांजिशन साइमल्टेनियसली। तो इसमें एक ही साथ ट्रांजिशन हो सकती है, उसमें एक साथ ट्रांजिशन नहीं हो सकती, लेकिन इसमें एक साथ ट्रांजिशन हो सकती है विद द रिजल्टिंग वेवलेंथ। यहाँ पर हमें जो रिजल्टिंग वेवलेंथ है क्लोज टू that of some energetic some of the more energetic vibrational transitions। तो यहाँ पर ये साइमल्टेनियसली अकर कर सकती हैं, जिसके नतीजे में आपके पास वेवलेंथ किसके बराबर आएंगी, जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के अंदर होती हैं। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल देखें आप इसकी के मैनी इंफ्रा रेड लेजर्स, बहुत सी जो इंफ्रा रेड लेजर्स होती हैं, emit families of closely spaced wavelengths on such vibrational rotational transitions। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है कि जो इंफ्रारेड लेजर्स हैं वो मिट करती हैं फैमिली ऑफ क्लोजली स्पेड वेवलेंथ्स, जिसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। और भी इसके अलावा रीजन्स के अंदर जो हैं ये वाली पाई जाती हैं, उनको हम जो है वो वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है जी, तो अब जो है ये हमने जो है इसको देख लिया, स्पेक्ट्रल लाइन ट्रांजिशन और स्पेक्ट्रल लाइन भी देख ली हैं, ट्रांजिशन की टाइप्स भी हमने देख ली, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांजिशंस होती हैं, उसमें कौन सी होती हैं, वाइब्रेशन होती हैं और रोटेशन होती हैं। ज़्यादा कौन सी अकर करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर करती हैं, क्योंकि वहाँ पर वो हायर लाइंग स्टेट्स नहीं होती, वो लोअर लाइंग स्टेट्स होती हैं, और लोअर लाइंग स्टेट्स के अंदर ट्रांजिशन जो है वो ज़्यादा
आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ज़्यादा फासले के ऊपर लेवल्स होते हैं, जैसे 18वां 19वां 20वां, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो ट्रांजिशन कब होगी? ट्रांजिशन उसी वक्त होगी जब इलेक्ट्रॉन एक एटम में एक लेवल से उठकर दूसरे लेवल के अंदर जो है वो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मॉलिक्यूल्स के अंदर है, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर रोटेशनल और वाइब्रेशनल हैं। ये जो होती हैं ये ज़्यादातर अकर नहीं करती, कुछ लेज़र्स के अंदर ये वाली अकर करती हैं। तो हमारा ज़्यादा काम जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ ही रहेगा। वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस को भी हम पढ़ेंगे जब एंड के ऊपर जाकर हम कुछ लेज़र्स जो हैं वो इस तरह की स्टडी करेंगे। ठीक है। अब जो है वो ये कुछ बातें होंगी, इसके अलावा कुछ और इसके अंदर जो हैं वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने यूज़ किए हैं और उसका भी पता होना ज़रूरी है। तो उसमें पहले नंबर के ऊपर जो है वो है पॉपुलेशन। ठीक है, कि पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है। पॉपुलेशन, क्योंकि आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम सुना है। ठीक है जी। तो लेजिंग के लिए पॉपुलेशन का होना, पॉपुलेशन का नहीं, हाली आबादी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन का होना नहीं, पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना जो है वो ज़रूरी है। तो अब व्हाट डज इट मीन बाय पॉपुलेशन? ये पॉपुलेशन हम इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये हम आम पॉपुलेशन की बात जो है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर पॉपुलेशन होती है। तो अब आप इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं किसी भी केमिकल एलिमेंट के, द एटम्स ऑफ ईच केमिकल एलिमेंट, किसी केमिकल एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम, have their own characteristic system of energy levels। तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम होता है किसका? एनर्जी लेवल्स का। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस जो है सक्सेसिव लेवल्स के दरमियान में, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव लेवल्स, यानी कि जो आगे पीछे लेवल्स हैं उनके दरमियान, ऑफ एन एटम, किसी एटम के, इज द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एटम्स जो हैं किसी केमिकल एलिमेंट के, उनके कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम ऑफ एनर्जी लेवल, हर एक का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम ऑफ एनर्जी लेवल होता है। और जो एनर्जी डिफरेंस है दो सक्सेसिव लेवल्स के दरमियान में किसी एटम में, वो किस ऑर्डर का होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो एनर्जी लेवल जो हैं किसी एटम के अंदर, मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है और ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, तो इनका ये डिफरेंस होगा एनर्जी का। तो ये डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का ये डिफरेंस जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं वो कॉमन है तमाम एटम्स के उस सिस्टम के अंदर जो कि कंपोज्ड हो आइडेंटिकल एटम्स से। यानी कि आइडेंटिकल, आप मसलन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम्स की बनी हुई है, हीलियम है वो हीलियम एटम, इन सब के करैक्टरिस्टिक्स जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट होंगे इनके एटम्स के, लेकिन जो इनके एटम्स हैं हाइड्रोजन के एटम्स हाइड्रोजन के अंदर सेम करैक्टरिस्टिक्स रखेंगे, हीलियम के एटम्स हीलियम के अंदर सेम करैक्टरिस्टिक्स रखेंगे, किसी और एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो सेम करैक्टरिस्टिक्स रखेंगे, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ उनके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट। समझ आ रही है बात? उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होंगी। तो हम यहां पर ये राइट डाउन कर सकते हैं कि द एनर्जी लेवल्स, के जो एनर्जी लेवल्स हैं आर कॉमन टू ऑल एटम्स in a system which is composed of identical atoms, जिसको आपने आइडेंटिकल एटम से कंपोज किया हुआ है। अब इसका मतलब है कि सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं सर्टेन एनर्जी स्टेट को। ठीक है, वी कैन देयरफॉर से दैट आ सर्टेन नंबर of atoms occupy a certain energy state। अब जो नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम that occupy in a given energy state is called population of that energy state। उस एनर्जी स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस एनर्जी स्टेट में, वो एक्चुअली उसकी क्या है, वो दैट इज पॉपुलेशन। 2 हैं तो उसकी पॉपुलेशन 2 है, 3 है तो उसकी पॉपुलेशन 3 है, पर यूनिट वॉल्यूम जितने उसके अंदर एटम्स हैं ये एक्चुअली उसकी पॉपुलेशन है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट ऑक्यूपाई, जो ऑक्यूपाई करता है अ गिवन एनर्जी स्टेट, एक गिवन एनर्जी स्टेट को इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ दैट एनर्जी स्टेट। इस वो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उस एनर्जी स्टेट में वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है।
अब जो पॉपुलेशन होती है एन एनर्जी लेवल ई की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। द पॉपुलेशन एन ऑफ एन एनर्जी लेवल, तो जो पॉपुलेशन एन है किसी एनर्जी लेवल ई की, डिपेंड ऑन टेम्परेचर टी। तो वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर टी के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 10 हम राइट डाउन कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ओवर के टी। इसको कह लें क्वेश्चन नंबर 1। ये पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है किसी एटम की, एक्सपोनेंशियल के साथ आ रहा है। एक्सपोनेंशियली भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकती है किसी भी एटम की एनर्जी स्टेट के अंदर। ई एनर्जी है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, वेयर के इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जहां पर ए जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। अब जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, इन मटेरियल्स एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एटम्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिफरेंटली इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। तो मटेरियल्स के अंदर एटम्स डिफरेंट, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि मसला अगर एक एनर्जी स्टेट में 3 है तो दूसरी में ये ज़रूरी नहीं है कि 3 हो, उसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट इनकी पॉपुलेशन होती है। एटम जो होते हैं वो नॉर्मली टेंड टू बी एट देयर लोअर पॉसिबल एनर्जी लेवल। हमेशा एक बात याद रखें कि ये नेचर का असूल है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपनी मिनिमम एनर्जी की तरफ जाती है। तो एटम भी जो है वो यही कोशिश करता है कि वो मिनिमम एनर्जी को करे। मतलब जैसे इंसान है, उसकी भी ये कोशिश होती है कि पैसे मुझे मिल जाएं लेकिन मुझे काम ना करना पड़े। ऐसे ही है, क्यों? ये उसकी नेचर के अंदर अल्लाह ने रखा है, उसने मिनिमम की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? ये नेचर का असूल है कि उसने मिनिमम की तरफ जाना है। उसने कभी भी ये नहीं वो कहेगा कि मैं ज़्यादा काम करूं और मुझे कम पैसे मिले, इस तरह का काम नहीं करेगा। वो कहेगा मैं कम से कम मेरी, जैसे आप लोग कहते हैं कि ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, पुराने पेपरों में से सारा पेपर आ जाए। क्यों? इस वजह से ये आपकी नेचर के अंदर है, ये आपका कसूर नहीं है। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक। यू वांट टू सेव योर एनर्जी। सिमिलर इज द केस विद एटम्स। They also want to save their energy, so they try to tend to be into the lowest possible energy state। तो वो क्या कोशिश करते हैं कि वो सबसे, जब तक कि आप उसको स्टिमुलेट ना करें, मतलब एक्सटर्नल से एनर्जी देंगे। ठीक है, अब मसलन आपने स्टिमुलेट कैसे होना है? पेपर आया है, वो सारा ही जो है आ गया है, वो नहीं आया पुराने पेपरों में से। नो, यू विल स्टिमुलेट। अब आप कहेंगे भाई अब तो पास होना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लिहाजा में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो वो एटम को भी जब आप ट्रिगर करेंगे
तो तब वो निचले लेवल से उठकर ऊपर वाले लेवल में जाएगा, अदरवाइज वो यही कोशिश करेगा कि वो अपने लोवेस्ट लेवल में ही रहे। ठीक है, तो द एटम्स normally tend to be at their lowest possible energy level, which need not to be a ground state। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ग्राउंड स्टेट हो, लेकिन उसका लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल हो सकता है। अब जो टेम्परेचर होता है अबव 0 डिग्री केल्विन, एट टेम्परेचर्स अबव 0 डिग्री केल्विन, अब जो टेम्परेचर है अबव 0 डिग्री केल्विन, एटम्स जो हैं इनके पास सेम थर्मल एनर्जी होती है, लिहाजा ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अवेलेबल एनर्जी लेवल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। ठीक है, जो 0 डिग्री केल्विन से अबव हमारे पास टेम्परेचर्स हैं उनमें एटम्स हैव ऑलवेज द सेम थर्मल एनर्जी। द एटम्स always have the same thermal energy। एटम जो हैं इनके पास सेम थर्मल एनर्जी के 0 डिग्री केल्विन के अबव, एंड देयरफॉर लिहाजा they are distributed among the available energy levels, among the available एनर्जी लेवल, अवेलेबल एनर्जी लेवल्स में अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। ठीक है, तो जो टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से अबव है उस टेम्परेचर के ऊपर जो एटम्स हैं ऑलमोस्ट इन सब की जो है वो एक ही थर्मल एनर्जी होती है, यानी कि सेम थर्मल एनर्जी के साथ ही होते हैं। अब थर्मल एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी है, विच इज़ ड्यू टू टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की वजह से, अब टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, टेम्परेचर किधर से आता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, तो इन सब की ऑलमोस्ट क्या वो सेम ही थर्मल एनर्जी होती है, यानी कि सेम ही काइनेटिक एनर्जी होगी फिर इनकी। तो उसकी बेस के ऊपर ये अवेलेबल एनर्जी लेवल्स के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है जी, अभी भी इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पे थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो उसको मैं डिस्कस करूँगा।